Hey guys, welcome to Commerce Stockies Network. I hope all of you are doing good. तो guys, आज हमारी है वीडियो नंबर 10 एंड इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं हमारा री इशू ऑफ शेयर्स। लास्ट वीडियो में हमने शेयर फोर फीचर से रिलेटेड एंट्रीज डिस्कस की थी एट पार एट प्रीमियम पे। प्रीमियम पे किया नहीं किया वो सारा टॉपिक हम कर चुके थे कि कंपनी जब किसी शेयर होल्डर के शेयर्स कैंसिल कर देती है तो उस केस में हम क्या जर्नल एंट्रीज पास करते हैं कंपनीज की बुक्स में, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो गाइस मेक श्योर कि प्रीवियस वीडियो आप अच्छे से देख कर आना एंड देन तब ये वीडियो देखना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहले बेसिक चीज समझते हैं, री इशू ऑफ शेयर का मतलब क्या है। देखो एक एग्जाम्पल अज्यूम कर लेता है। 10,000 शेयर्स हैं कंपनी के पास। 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए 10 रुपीज पर शेयर, और ये इस तरीके से है। एप्लीकेशन 3 रुपीज, अलॉटमेंट हमारा 2 रुपीज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपीज, ठीक है। हमने अज्यूम किया कि राम के पास 500 शेयर्स हैं और राम ने लेट्स से अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की, कंपनी ने उसके शेयर फोरफिट कर दिए। पॉइंट है, 3 जर्नल एंट्रीज बनती हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, और कंपनी अगर 500 शेयर्स री इशू कर देती है उस केस में हम क्या एंट्री पास करेंगे। तो पहली जर्नल एंट्री हमारी होती है शेयर कैंसिल करने की, शेयर फोरफिट करने की। वो जर्नल एंट्री हम क्या पास करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब उसने क्या क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, राइट। तो हम मेंशन करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये हमने लिखा, एंड टू फोरफिटेड शेयर। ये जर्नल एंट्री आई होप कि आप लोगों को क्लियर है, बिकॉज 9th वीडियो का हमारा मेजर टॉपिक यही था। शेयर कैपिटल में कौन सा डेटा आएगा, 500 शेयर पे टोटल कॉल्ड अप मनी। कॉल्ड अप मीन्स 10 रुपीज ही कंपनी ने यहाँ पे पूरी की पूरी कॉल्ड अप की थी। 5,000 यहाँ पे आया, 500 इंटू टू। वाई टू, बिकॉज राम डिडेंट पेड अलॉटमेंट वैल्यू विच इज ऑफ 2 रुपीज, 1000 रुपीज। राम ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं की, तो 500 इंटू 5। फोरफिटेड शेयर में वो वैल्यू आती है जो शेयर होल्डर ऑलरेडी पे कर चुका है, द अमाउंट विच इज ऑलरेडी पेड बाय द पर्टिकुलर शेयर होल्डर। तो कितना अमाउंट पे कर दिया, अब 500 शेयर पे ओनली एप्लीकेशन मनी पे करी शेयर होल्डर ने, तो ये हमारा आ गया 1500 एंड द टोटल ऑफ क्रेडिट शुड बी इक्वल टू टोटल ऑफ डेबिट, राइट। ये पूरी स्टोरी हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके थे, अभी जस्ट हमने यहाँ पे रिव्यू लिया है। अब ये हमारी फर्स्ट एंट्री थी शेयर फोरफिट करने की। अब सेकेंड एंट्री हमारी होगी री इशू करने की। तो देखो, अब जब कंपनी ऑलरेडी शेयर जो इशू थे फोरफिट करने के बाद री इशू करेगी, तो कंपनी इन शेयर्स को एट पार पे भी री इशू कर सकती है, कंपनी इन शेयर को एट प्रीमियम पे भी री इशू कर सकती है, और कंपनी एट डिस्काउंट पे भी री इशू कर सकती है। एट पार पे मीन्स, अब जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 10 रुपीज का शेयर 10 में इशू किया, 10 रुपीज का शेयर 12 में इशू करा, और डिस्काउंट पे 8 रुपीज का। तो एट पार के केस में हम क्या जर्नल एंट्री बनाएंगे, हम एंट्री बनाएंगे शेयर रीइशू कर रहे हैं, कंपनी के पास पैसे आएंगे, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, दैट इज द बेसिक रूल ऑफ रियल अकाउंट विच वी ऑलरेडी नो, बिकॉज हमें पता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वैल्यू डाल देंगे। एट पार के केस में, प्रीमियम के केस में हम क्या वैल्यू मेंशन करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल। तो बताओ जल्दी से, सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ आता है, क्रेडिट में। जैसे कि मैंने आपको कहा था, सिक्योरिटी प्रीमियम जब कंपनी रिसीव करती है तो शेयर कैपिटल के नीचे आता है। डिस्काउंट के केस में क्या एंट्री बनेगी ये हम समझते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब आपने नोटिस किया होगा वाई फोरफिटेड शेयर देयर, बिकॉज देखो जब कंपनी ने जो अमाउंट कलेक्ट कर ली थी, ये कंपनी ने 1500 रुपए ये शेयर होल्डर से कलेक्ट कर लिए थे। अब कंपनी के पास ये पैसे भी वापस रह गए और कंपनी के पास शेयर्स भी वापस आ गए, तो कंपनी का तो बेनिफिट ही बेनिफिट। तो देखो ये जो पैसे बचे हुए हैं, क्योंकि शेयर भी वापस आ गए, ये पैसे शेयर होल्डर ने दे दिए थे, ये भी कंपनी के पास में है, तो अभी अगर इन्हीं शेयर्स को कंपनी
री इशू करेगी तो भाई जो डिस्काउंट होगा, जो लॉस होगा, वो इसी में से ही कवर करेगी कंपनी। ठीक है, तो जो मनी कंपनी के पास ऑलरेडी कलेक्टेड है फोरफिटेड शेयर पे, उसी में से ही डिस्काउंट कंपनी देगी। तो हमारी ये जर्नल एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू टू शेयर कैपिटल। तो देखो, एट पार के केस में बैंक टू शेयर कैपिटल क्लियर, प्रीमियम के केस में बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और लॉस मींस डिस्काउंट के केस में हमारी एंट्री बन जाएगी फोरफिटेड शेयर में हम डेबिट कर लेंगे, ये हम लॉस कवर कर लेंगे। ये थी हमारा डिस्कशन सेकेंड एंट्री का। अब थर्ड एंट्री की बात करते हैं कि इस टाइप के केस में थर्ड जर्नल एंट्री हमारी कौन सी बनेगी। तो देखो, कंपनी ने जितने भी शेयर री इशू किए हैं, तो हम पहले देखते हैं कि उनके फोरफिटेड शेयर में कितना बैलेंस है, राइट, कि उन फोरफिटेड शेयर के क्रेडिट में कितना बैलेंस है। उसमें से अगर हमने डिस्काउंट पे शेयर इशू किए, इट मींस हमारा जो डिस्काउंट वाला लॉस है वो हम कवर कर लेंगे फोरफिटेड शेयर से। वो सब्ट्रैक्ट करके जो हमारी ये रिमेनिंग अमाउंट आती है, इस रिमेनिंग अमाउंट का वैल्यू हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। अब ऐसा क्यों, ये भी समझना बहुत जरूरी है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने जर्नल एंट्री क्या बनाई थी? हमने जर्नल एंट्री बनाई थी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू फोरफिटेड शेयर, राइट। 500 शेयर का हमने डेटा लिया था कुछ इस तरीके से। अलॉटमेंट कितने की थी देख लेते हैं एक बार, 2 एंड 5। अलॉटमेंट 2 की थी और 5 की ये थी। ₹3 ऑलरेडी शेयर होल्डर पे कर चुका था, है ना। ये हमारा डेटा था। अब लेट्स से हम अज्यूम करते हैं कि ये फोरफिटेड शेयर कंपनी पहले एट पार पे री इशू कर रही है। सारे के सारे 500 शेयर्स हैं और 500 के 500 शेयर्स कंपनी ने एट पार पे री इशू करे, तो क्या यहाँ पे कोई लॉस हुआ? नहीं। तो हम मेंशन करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और 500 इंटू 10 करके ये पैसा हम कलेक्ट कर लेंगे। तो अब देखो कि ये फोरफिटेड में कंपनी ऑलरेडी ये जो 1500 रुपए कलेक्ट कर चुकी थी, क्या ये बेनिफिट, ये पैसे कंपनी ने शेयर होल्डर को वापस दिए? नहीं। क्या कंपनी को शेयर रीइशू करने पे कोई लॉस हुआ? नहीं। तो भाई ये जो बेनिफिट रिमेनिंग रह गया, ये बेनिफिट कंपनी इसको ट्रांसफर कर देगी कैपिटल रिजर्व में। तो हम जर्नल एंट्री बनाएंगे फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और हम ये 1500 की वैल्यू कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, एट पार का केस समझ में आ गया। अब सेकंड केस डिस्कस करते हैं कि 10 रुपीज का शेयर है और कंपनी 8 रुपीज में अगर उसको री इशू करती है, तब हमारी क्या एंट्री बनेगी? तो देखो, कंपनी के पास पैसा कितना आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट 500 के अकॉर्डिंग 8 रुपीज मिला। कंपनी की शेयर कैपिटल में क्या वैल्यू आएगी? 500 के अकॉर्डिंग 10 रुपीज ईच शेयर, 5000। तो अब हमारा जो ये डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट हम कहाँ से कवर करेंगे? ये डिस्काउंट हम फोरफिटेड शेयर से कवर करेंगे। डेटा कैसे आएगा? 10 रुपीज का शेयर 8 में इशू किया, 2 रुपीज डिस्काउंट, तो 1000 रुपीज हमारा डिस्काउंट। क्लियर हुई एंट्री। अब कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा वो देखते हैं। तो हम मेंशन करेंगे फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो आप पहले देखोगे कि क्रेडिट में कितना बैलेंस है, 1500। डेबिट में कितना बैलेंस है, 1000। तो हमारे पास क्रेडिट बैलेंस जो 500 डेबिट है, 500 पैसे जो रिमेनिंग है, ये 500 हम कैपिटल रिजर्व में फॉरवर्ड कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं हमारा थर्ड केस, सेम क्वेश्चन का। 10 रुपीज का शेयर अगर हम 12 में री इशू करते हैं,
तो हमारी री इशू की एंट्री क्या बनेगी? हमारी री इशू की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। वैल्यू कैसे मेंशन करेंगे कि देखो 500 शेयर्स पे 12 के अकॉर्डिंग पैसे मिलेंगे हमें, 500 शेयर पे 10 के अकॉर्डिंग उनका प्राइस और 2 रुपीज हमारा प्रीमियम। तो ये हमारा डेटा आएगा इस तरीके से। अब बात आती है कि फिर हम अब फोरफिटेड शेयर का जो बैलेंस है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? अभी हम देखते हैं। तो प्रीवियस जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग हमारे पास क्रेडिट में 1500 है बैलेंस। तो क्या आपने यहाँ पे फोरफिटेड शेयर यूज करा? नहीं। क्या आपका लॉस हुआ शेयर रीइश्यू करने पे? नहीं। तो इट मींस ये पूरा का पूरा 1500 का अमाउंट हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। बहुत सारे केसेस बनते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं री इशू के टाइम पे। तो गाइस वीडियो ध्यान से देखना, आपको हर टॉपिक में क्लियर करवा दूंगी सारे क्वेश्चंस, जिसमें आपका पूरा कवर हो जाएगा री इशू। अब एक चीज समझाती हूँ मैं आपको। लेट्स से 100 रुपीज का शेयर है, ठीक है। एप्लीकेशन 40, अलॉटमेंट 20, फर्स्ट कॉल 30 एंड सेकेंड कॉल 10। अब एक चीज ध्यान से समझना, मैंने कहा कि शेयर होल्डर ने ये दो चीजें पे कर दी और ये दो चीजें पेमेंट नहीं की। तो अब आपका क्वेश्चन आ जाता है और कंपनी ने ये 100 शेयर फोरफिट कर दिए। तो अब इस केस में क्वेश्चन हमारा मल्टीपल चॉइस में बनता है कि मिनिमम री इशू प्राइस कितना होना चाहिए और मैक्सिमम डिस्काउंट कंपनी कितना दे सकती है अगर ये 100 शेयर्स को री इशू करे तब। तो एक चीज ध्यान से समझना, कंपनी ने यहाँ पे अगर हम बात करें तो 60 रुपीज कलेक्ट कर लिए थे, ठीक है, और 40 रुपीज अनकलेक्टेड थे। तो कंपनी ने ये शेयर कैंसिल कर दिए। तो ये 60 रुपीज जो कंपनी ने ऑलरेडी कलेक्ट कर लिए, ये कंपनी का बेनिफिट है कि भाई पैसे भी है और शेयर भी वापस आ गए। अगर ये 60 रुपी कंपनी का बेनिफिट है तो मैक्सिमम डिस्काउंट कंपनी 60 रुपीज दे सकती है इन शेयर्स को री इशू करने पे। और मिनिमम ये अमाउंट कलेक्ट नहीं किया तो भाई मिनिमम 40 रुपीज का ये शेयर इशू करना पड़ेगा। ज्यादा का भी कर सकती है कंपनी, ऐसा जरूरी नहीं है कि 40 का ही करे। हम डिस्कस कर रहे हैं कि मिनिमम 40 कलेक्ट करना ही है। एक बार फिर से समझते हैं। 60 रुपीज कंपनी ऑलरेडी कलेक्ट कर चुकी है, वो कंपनी का ऑलरेडी बेनिफिट है। तो भाई जब डिस्काउंट देने की बात आएगी तो मैक्सिमम डिस्काउंट 60 रुपीज दे सकती है कंपनी, और 40 रुपीज अभी तक कलेक्ट नहीं किए हैं तो भाई मिनिमम टू मिनिमम री इशू 40 पे करेगी कंपनी। तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, तो मेक श्योर कि ये चीज आपको क्लियर हो। अभी मैं आपको अलग अलग केसेस के मिनिमम वाला सारा टॉपिक क्लियर करवा दूंगी। पहले ये बताना मुझे कमेंट करके कि क्या आपको ये समझ में आया या नहीं। एक क्वेश्चन और करता है। लेट्स से 20 रुपीज का हमारा शेयर प्राइस है, एप्लीकेशन 10 रुपीज, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल हमारी 5 एंड सेकेंड कॉल हमारी 2। तो टोटल हो गया 20, ठीक है। अब शेयर होल्डर ने ये दो पेमेंट कर दी और ये दो इंस्टॉलमेंट पे नहीं की। तो अगर हम देखें तो 13 रुपीज कंपनी ऑलरेडी कलेक्ट कर चुकी है और 7 रुपीज कंपनी ने कलेक्ट नहीं करे, ठीक है। तो 13 रुपीज जो कलेक्ट कर चुकी है तो इट मींस मैक्सिमम डिस्काउंट कंपनी यहाँ पे 30 रुपीज दे सकती है और मिनिमम टू मिनिमम 7 कलेक्ट करना है तो ये हमारा मिनिमम री इशू प्राइस रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो लेट्स से 15 रुपीज पर शेयर है, कंपनी की एप्लीकेशन 7, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट कॉल 3
और सेकंड कॉल हमारी 1, राइट? ये हो गए टोटल 50। अब मैंने कहा कि शेयर होल्डर ने ये तीनों दिए और ये पेमेंट नहीं करी, तो इट मीन्स 13 रुपीज अमाउंट कंपनी कलेक्ट कर चुकी है और 1 रुपी इज अनकलेक्टेड। तो कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है, और ये मिनिमम री इशू प्राइस हमारा रहेगा कि भाई मिनिमम वो शेयर 1 रुपए में तो इशू करे। तो ऐसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें? चलो अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप का ही, और इन्फॉर्मेशन हम अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स सी हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि कंपनी 10,000 शेयर्स इशू कर रही है, 10 ईच, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4 एंड फर्स्ट कॉल 2, बैलेंस ऑन सेकेंड कॉल। अब देखो ये बैलेंस कैसे निकालेंगे हम। आपके शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज, 4, 3, 7 और 2, 9, इट मीन्स रिमेनिंग इज 1। तो ये हमें खुद से देखना है। आउट ऑफ 10,000 शेयर कंपनी ने 500 शेयर्स फोरफिट किए। ठीक है, 500 शेयर्स वर फोरफिटेड। तो हमें बताना है अलग अलग केसेस में क्या हमें बताना है, देख लेते हैं हम कि कंपनी मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना हो सकता है और मिनिमम री इशू प्राइस आपका कितना रहेगा, राइट? तो देखो मैक्सिमम डिस्काउंट कंपनी कौन सा देती है, जो अमाउंट कंपनी कलेक्ट कर चुकी है, और मिनिमम री इशू कितना रहेगा, जो कंपनी का अमाउंट अनकलेक्टेड है कि भाई इतना तो कलेक्ट करना ही पड़ेगा, 10 रुपीज का शेयर है तो। अब केस नंबर 1, हमने कहा कि अगर शेयर होल्डर सिर्फ सेकेंड कॉल पेमेंट नहीं करता है, तो हमने मेंशन किया नॉन पेमेंट ऑफ सेकेंड कॉल। तो कंपनी ने कितनी वैल्यू कलेक्ट करी, 4, 3, 7 और 9, 9 रुपीज कंपनी कलेक्ट कर चुकी है, तो 9 रुपीज कंपनी डिस्काउंट दे सकती है, और मिनिमम ये शेयर 1 रुपए का कंपनी को इशू करना पड़ेगा। सेकेंड केस, अगर हमने कहा कि अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल, लेट्स से पहले ये करता है कि फर्स्ट और सेकेंड कॉल की पेमेंट नहीं हुई है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल, कितने रुपए कंपनी ने ऑलरेडी कलेक्ट करे, 4, 3, 7, तो 7 रुपीज डिस्काउंट दे सकती है, और मिनिमम 3 का इशू करना पड़ेगा कि भाई 10 रुपए का शेयर था, 3 रुपए कलेक्ट नहीं हुए हैं, तो मिनिमम 3 रुपए में कंपनी उसको इशू करे। थर्ड केस, अगर अलॉटमेंट भी ना दी हो, अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड कॉल, तो 4 to 6, 7 रुपीज कंपनी, 4, 6, 7, कलेक्टेड कितने हैं, 3 रुपीज, तो कंपनी ने 3 रुपए ही कलेक्ट किए हैं ओनली एप्लीकेशन पे, 3 रुपए ज्यादा से ज्यादा हम डिस्काउंट दे सकते हैं। और कलेक्ट नहीं किया कितना, 7 रुपीज, तो मिनिमम इतना आप जब भी ये शेयर दोबारा इशू करोगे तो आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखना, अब मैं एक इंटरेस्टिंग केस समझाती हूँ कि लेट्स से अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की है शेयर होल्डर ने, एंड द सेकंड कॉल वाज अनकॉल्ड अप। अनकॉल्ड अप मीन्स, जैसा कि हम प्रीवियस में डिस्कस कर चुके हैं, ऐसा हो सकता है कि ये 10 रुपए में से कंपनी सिर्फ अभी 9 रुपीज कॉल्ड अप कर रही है, और 1 रुपी वाइंड अप के टाइम पे शेयर होल्डर को बोलेगी पेमेंट के लिए। ठीक है, तो अब इसमें से देखो कि अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी, ये वाली तो कॉल्ड अप है ही नहीं, इसका कोई गेम ही नहीं है, तो मिनिमम कितना कलेक्ट करा, 3, तो मतलब जो कलेक्ट कर चुके हैं कंपनी वो ही डिस्काउंट देगी, उससे ज्यादा नहीं देगी डिस्काउंट, है ना? अब नेक्स्ट हमारा केस क्या बनता है कि अब कंपनी अनकलेक्टेड अमाउंट कितना है, और कंपनी कितने में उसको री इशू मिनिमम टू मिनिमम करे। अगर हम देखें, हमने क्या अज्यूम किया कि अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल अभी तक डिमांड नहीं है, तो हमारी जो मिनिमम अमाउंट कंपनी कलेक्ट कर चुकी है वो हमारा मैक्सिमम डिस्काउंट रहेगा, और मिनिमम कितने में री इशू करेगी, मिनिमम 7 रुपीज में री इशू करेगी। ऐसा क्यों?
क्योंकि देखो कितनी अमाउंट अभी तक अनकलेक्टेड है, 4 to 6 और 7। ठीक है। लास्ट केस कि अगर शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल पेमेंट ना करे और सेकंड कॉल अभी तक कॉल्ड अप नहीं है, तो उसने पेमेंट कितनी कर दी, 4 और 3, 7 रुपीज वो पेमेंट कर चुका है, तो इतना हम मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। और अभी पेंडिंग कितना है अमाउंट कलेक्ट करना, 3 रुपीज, तो 3 रुपीज हमारा मिनिमम री इशू प्राइस रहेगा। तो आपको याद क्या रखना है कि जो अमाउंट कंपनी कलेक्ट कर चुकी है उतना कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है। ठीक है। जो अमाउंट अनकलेक्टेड है, मिनिमम टू मिनिमम उतना कंपनी कलेक्ट करेगी, तो वो मिनिमम री इशू प्राइस हमारा रहेगा। क्या हम जर्नल एंट्री करेंगे एट पार के केस में, एट प्रीमियम के केस में, और हमारा लास्ट एट डिस्काउंट के केस में हमने वो जर्नल एंट्री समझी है। ठीक है। अब मैं इससे पहले एक चीज और समझाती हूँ आपको जो इम्पोर्टेंट है जब आप शेयर री इशू करते हो उस केस के लिए। फुल लेंथ क्वेश्चन भी करेंगे और कई बार पार्टली वाला क्वेश्चन भी आ जाता है कि पार्टली के केस में आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है। तो पहले हम डेटा अज्यूम कर लेते हैं और उसके बेस पे फिर हम वो क्वेश्चन करेंगे। चलो ध्यान से देखना क्वेश्चन, और क्वेश्चन हम लिख रहे हैं कि कंपनी ने फोरफिट किए 500 इक्विटी शेयर्स 10 ईच, प्रीमियम एट 10%। प्रीमियम अगर हमारे पास गिवन है तो हम ये 10% ऑफ 10 रुपीज लेकर चल रहे हैं, विच इज ऑफ 1 रुपी। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा कैसे क्या है एप्लीकेशन वगैरह वो सब। और ये जो 10% प्रीमियम हमारा है, या तो हम इसको 100 रुपीज का शेयर कर लेते हैं और ये हमारा 10% मीन्स 10 रुपीज हमारा प्रीमियम हो जाएगा। ठीक है। और ये प्रीमियम हमारा है अलॉटमेंट के साथ में। अलॉटमेंट हमारी है 30 रुपीज की, इंक्लूडिंग प्रीमियम, इट मीन्स 20 + 10, दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम और ये अलॉटमेंट की वैल्यू। फर्स्ट कॉल है हमारी 30 रुपीज की, एंड बाकी देखिए सेकंड कॉल है हमारी 20 रुपीज की, विच इज नॉट येट कॉल्ड, इट मीन्स दैट विल बी कंसिडर्ड एज अनकॉल्ड अप कैपिटल। अब देखो एप्लीकेशन का डेटा नहीं है तो एप्लीकेशन का कैसे निकालेंगे। 100 रुपीज का शेयर हमारा है तो 20, 30, 50, 50 और 20, 70, 30 रुपीज की एप्लीकेशन हो जाएगी। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन में होता है, तो मेक श्योर कि आपको पता हो कि कैसे आपको निकालना है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे, जब ये कंपनी शेयर री इशू करती है तो हम कैसे पता लगे हमें कि एट पार पे री इशू करा है या एट प्रीमियम पे री इशू करा है या एट डिस्काउंट पे री इशू करा है। जर्नल एंट्री तो हम समझ चुके हैं, बट ये फाइंड आउट करना है। और उसके बाद पार्टली के केस में कैपिटल रिजर्व का केस भी समझेंगे। तो चलो, अगर हमारा केस नंबर वन ये कहता है कि ये 500 शेयर्स कंपनी ने री इशू करे एज 80 पेड अप फॉर 90 पर शेयर। इसका मतलब क्या है कि अब हमें ट्रीट करना है कि भाई ये शेयर का 80 पेड अप मतलब शेयर की वैल्यू 80 रुपए है और हमने उसको 90 पे इशू करा। 80 रुपए का शेयर 90 पे इशू करा मतलब कि 10 रुपीज प्रीमियम। ठीक है। केस नंबर 2 क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि दीज शेयर्स वर री इशूड एज 80 पेड अप फॉर 80 पर शेयर। मतलब 80 पेड अप मीन्स अब हमें ट्रीट करना है कि 80 रुपीज का शेयर है और 80 पे इशू करा, इसका मतलब हमने एट पार पे इशू करा। केस नंबर 3 कि हमने कहा कि दीज शेयर्स वर री इशूड एज 80 पेड अप फॉर 70 पर शेयर। अब हमें यहाँ पे क्या ट्रीट करना है कि 80 रुपए का शेयर है, 70 पे इशू किया, इट मीन्स 10 रुपीज का हमारा डिस्काउंट है। नेक्स्ट केस हमारा क्या है कि हमने शेयर री इशू किए एज 80 पेड अप फॉर 70 पर फॉर 50 पर शेयर।
लेट्स से अब 80 रुपीज का शेयर है, आप 50 पे री इशू कर रहे हो, आपका 30 रुपीज डिस्काउंट है। आगे चलें। आगे हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान से समझना। क्वेश्चन में कहा, आगे लिख लेते हैं हम, दीज शेयर्स आर री इशूड एट 70 पर शेयर एज फुली पेड अप। इसका मतलब क्या? फुली पेड अप मतलब शेयर का ओरिजिनल प्राइस विच इज 100 रुपीज। कि हमारा फुली पेड अप मतलब 100 रुपीज का शेयर अज्यूम करना है और 70 में आपने इशू किया। इट मीन्स 100 रुपीज की चीज आप 70 में दे रहे हो, आपका 30 रुपीज डिस्काउंट है। ठीक है। ऐसे अगर पेड अप गिवन है, कॉल्ड अप गिवन है, फुली पेड अप गिवन है, तो आप कैसे अज्यूम करोगे कि कितनी वैल्यू हमारी प्रीमियम है, डिस्काउंट है, एट पार पे इशू है? ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, तभी आप करेक्ट जर्नल एंट्री पास कर पाओगे। ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ, पार्टली केस वाला। तो यही कर ले, सेम क्वेश्चन कि 500 शेयर्स हमारे कंपनी ने फोरफिट किए और डेटा कैसे कैसे था? एप्लीकेशन 30 थी हमारी, अलॉटमेंट थी हमारी, पोस्ट एंड पीछे देखें डेटा हमारा क्या था, फर्स्ट कॉल 30 थी और 20 रुपीज की हमारी सेकंड कॉल थी, है ना। तो हमारी फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट मनी थी हमारी 30 इंक्लूडिंग प्रीमियम, सो 20 प्लस 10। देन इसके बाद फर्स्ट कॉल हमारी 30 रुपीज, सेकेंड कॉल हमारी बची 20 विच इज नॉट कॉल्ड अप। तो यहाँ पे लिख लेता है नॉट कॉल्ड अप। शेयर फोरफिट किए, 10% हमारा प्रीमियम था। तो पहले हम फोर फीचर की एंट्री पास कर लेता है कि जब कंपनी शेयर कैंसिल करेगी तो क्या एंट्री हम पास करेंगे। तो देखो, हम एंट्री पास करेंगे शेयर कैपिटल, और क्वेश्चन में क्या क्या पेमेंट नहीं करी थी शेयर होल्डर ने, देख लेते हैं। क्वेश्चन में शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की थी और शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, ये दो पेमेंट नहीं की थी, ये हमें अज्यूम करना है, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। तो पहले कैंसिल वाली एंट्री देख लेता। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू फोरफिटेड शेयर। देखो, मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक चीज बताई थी कि क्या अब अलॉटमेंट नहीं दी तो ऑब्वियसली इसका मतलब कि प्रीमियम भी नहीं दिया, है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई ये दे दिया और ये ना दिया हो। अगर पूरी इंस्टॉलमेंट दी, नहीं दी, प्रीमियम भी नहीं दिया, तो मैंने आपको बताया था, देखो दो केसेस बनते हैं। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर होल्डर ने पे कर दिया या फिर शेयर होल्डर ने सिक्योरिटी प्रीमियम पे नहीं किया। अगर उसने अच्छा काम किया है तो कंपनी याद नहीं रखेगी, मेंशन नहीं करेगी। और अगर उसने प्रीमियम नहीं दिया, तो होता है ना कि हम अपनी लाइक, लोग गलतियों को बहुत जल्दी कैच करते हैं। सेम वही पॉइंट कि गलती हर इंसान से होती है, तो हमें ठीक करते रहना चाहिए। बट गलती अगर शेयर होल्डर ने करी है तो कंपनी उसको मेंशन करेगी। तो अब सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया तो जर्नल एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम को मेंशन करके हमें दिखाना है। वाई डेबिट, नॉर्मली सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होता है और अभी अगर कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है तो हम डेबिट करके उसको दिखाएंगे। अब डेटा कैसे वैल्यू फिल करेंगे वो देखते हैं। देखो, 500 शेयर पे 30 की अलॉटमेंट, 500 शेयर पे 30 की फर्स्ट कॉल, 500 शेयर पे 30 शेयर होल्डर कलेक्ट अमाउंट कर चुका है ना। 500 शेयर पे 80 रुपीज कॉल्ड अप, वाई 80, 30, 20, 50 और प्लस 30, और 500 शेयर पे 10 रुपीज ऑन सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 5000, 40,000 और ये हमारा टोटल 15, 15 और 15। ये एंट्री पास करना प्रीवियस वीडियो में बहुत सीखी थी हमने। अब बात कर लेते हैं री इशू की
और री इशू में भी पार्टली वाला केस, मैंने कहा कि आउट ऑफ 500 कंपनी के पास 500 शेयर्स कैंसिल होके आए, बट 500 शेयर्स में से कंपनी सिर्फ 200 री इशू कर रही है और 300 कंपनी अपने पास ही अभी रख रही है, मार्केट में इशू नहीं करे। तो देखो एक पॉइंट है कि 200 री इशू करें ना, तो 200 शेयर री इशू करने का जो बेनिफिट होगा वो हम कैपिटल रिजर्व में डालेंगे, ना कि पूरी वैल्यू। अब ये कैलकुलेशन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कैलकुलेशन करनी आप कैसे करोगे? देखो, प्रीवियस एंट्री में आपने शेयर फोर फीचर में 15,000 बैलेंस डाला है ना। पहले हम री इशू की एंट्री पास करते हैं। लेट्स से ये 200 शेयर्स कंपनी ने री इशू करे हैं एज 80 पेड अप फॉर 90 पर शेयर, कि हमने ट्रीट किया 80 रुपीज का शेयर है, 90 पे आप इशू कर रहे हो, तो ये आपका 10 रुपीज प्रीमियम हो जाएगा। तो हम कैसे जर्नल एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, कि 200 शेयर रीइशू करे हैं, 90 कलेक्ट करे, 200 शेयर पे 80 रुपीज वैल्यू और 10 रुपीज प्रीमियम। ठीक है, रीइशू करने का बहुत इजीली आपको जर्नल एंट्री समझ में आ गई है। अब देखो, मेरी बात ध्यान से समझना। ये पीछे 500 शेयर पे कंपनी 15,000 रुपए कलेक्ट कर चुकी थी। 500 शेयर्स पे द अमाउंट विच इज अवेलेबल इन द फोरफिटेड शेयर इज 15,000। क्या री इशू के टाइम पे आपने डिस्काउंट दिया? क्या री इशू के टाइम पे आपने फोरफीचर का बैलेंस यूज किया? नहीं किया, राइट। तो पहले ये 500 शेयर का बेनिफिट है ना, 15,000। आप पहले ये 200 शेयर्स का बेनिफिट निकालोगे। तो हम कैसे करेंगे? 500 शेयर पे 15,000 है, तो 1 शेयर पे 15,000 बाय 10 और 200 शेयर पे इंटू हम 200 कर लेंगे। तो हमें पता चला कि 200 शेयर का बेनिफिट 6,000 रुपीज है। तो क्या ये 6,000 हमारा जो बेनिफिट है, ये हमने री इशू के टाइम पे यूटिलाइज किया है या नहीं? तो अगर हमने री इशू के टाइम पे इसमें से कोई भी लॉस किया तो वो हम माइनस करते और रिमेनिंग अमाउंट कैपिटल रिजर्व में। इस क्वेश्चन में हमने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, तो पूरा का पूरा वैल्यू हम कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। तो हम यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करेंगे, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 6,000। सारे क्वेश्चंस करेंगे वन बाय वन करके, पूरा टॉपिक मैं क्लियर करा दूंगी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो और समझते चलो। अब नेक्स्ट केस, हमने कहा कि हमने 200 शेयर्स री इशू किए और भाई 80 पेड अप था और 80 में ही री इशू करे। तो पहले री इशू की एंट्री, हम क्या एंट्री पास करेंगे? एट पार पे है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 200 इंटू 80 कितना हो गया? 16,000। तो अब सेकेंड एंट्री क्या होगी हमारी? थर्ड एंट्री टेक्निकली तो फोरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व। तो देखो, 500 शेयर पे फोरफिचर में बैलेंस है 15,000, 1 शेयर पे दिस और 200 शेयर पे इंटू 200, तो 200 शेयर पे 6,000 रुपीज बैलेंस बाकी है आपका शेयर फोर फीचर में। तो क्या आपने ये 6,000 में से डिस्काउंट दिया है? अगर लॉस होता, डिस्काउंट होता, तो हम इसमें से वो पैसे माइनस कर लेते। अब अगर लॉस नहीं है तो सेम अमाउंट आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। नेक्स्ट केस समझते हैं, डिस्काउंट वाला देखते हैं। ठीक है, हमने 200 शेयर्स री इशू करे, आउट ऑफ 200 80 रुपीज का शेयर था, 70 में दिया, तो हमारा 10 रुपीज डिस्काउंट यहाँ पे हुआ। तो हम जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। वैल्यू कैसे मेंशन करोगे? 200 इंटू 70, 14,000 रुपए हमें मिले हैं और बेसिकली 200 इंटू 10, 2,000 का हमारा डिस्काउंट है, ये हमारे शेयर कैपिटल की वैल्यू। और अब देखना, हमने कहा कि 500 शेयर में फोर फीचर का बैलेंस है 15,000, तो 200 शेयर पे हमारा फोर फीचर का बैलेंस
निकल के आया 6000। ये हमारा बैलेंस है फॉरफिटेड शेयर्स में। तो जब हमने डिस्काउंट दिया, तो वो डिस्काउंट दिया हमने 2000 रुपए, तो वो लॉस इसमें से कवर कर लिया। तो रिमेनिंग बेनिफिट हमारे पास कितना बचा? 4000। तो ये 4000 आप ट्रांसफर करोगे अपना कैपिटल रिजर्व में। तो एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखो कि आउट ऑफ 500 कंपनी ने 200 शेयर्स री इशू किए हैं। आप पहले ये देखोगे 200 शेयर्स पे आपके फॉरफिटेड शेयर में कितना बैलेंस बनता है अकॉर्डिंग टू 200। देन उन शेयर्स को री इशू करने पे अगर आपने डिस्काउंट दिया, तो वो डिस्काउंट कितना दिया वो आप सबट्रैक्ट करोगे, और रिमेनिंग पैसे जो आपके बच जाएंगे वो रिमेनिंग अमाउंट आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। आंख बंद करके ऐसा मत करना कि भाई 500 शेयर का फॉरफिटेड में बैलेंस था, उसमें से डिस्काउंट माइनस करो और रिमेनिंग कैपिटल रिजर्व में, तो वो आपका गलत हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आपको अपने वर्किंग नोट में क्लियरली रिप्रेजेंट करनी होगी। तो कैपिटल रिजर्व में वही पैसा जाता है जो री इशू कर दिए आपने शेयर्स, फिर आपका जो रिमेनिंग बेनिफिट है, वो ही जाएगा। तो गाइज आई होप कि इतनी चीजें आपको फॉरफिचर वाली समझ में आ गई है, किस तरीके से हम पहले शेयर फॉरफिट करेंगे, फिर हम शेयर री इशू करेंगे। तो री इशू करते टाइम कब एट पार होता है, कब एट प्रीमियम होता है, एट डिस्काउंट होता है, तो कैसे आपको रिकॉर्ड करनी है एंट्रीज, एंड कैपिटल रिजर्व में आप कैसे वैल्यू ट्रांसफर करोगे। अगर मान लो 500 शेयर्स हैं और सारे के सारे शेयर री इशू कर दिए, है ना, तो फिर हम पूरा वैल्यू देख लेंगे, उसमें फिर हमें 200 जितने री इशू करे उतना निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सारा अमाउंट ही री इशू है। फिर हम क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे कि फॉरफिटेड शेयर्स में कितना बैलेंस आपका क्रेडिट है। तो क्या आपने डिस्काउंट पे इशू करा, कितना बैलेंस डेबिट है वो माइनस करेंगे, एंड देन आपके पास आपकी रिमेनिंग वैल्यू बचेगी, वो हम मेंशन कर लेंगे। ठीक है। सो गाइज आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में इस तरीके से। देखो 3 मार्कर भी आ सकता है आपका, ये 4 मार्कर में भी आ सकता है, मल्टीपल चॉइस भी आ सकता है, और आपका फुल लेंथ क्वेश्चन भी बन सकता है। अपकमिंग वीडियोस में हम फुल लेंथ क्वेश्चन भी कवर करेंगे। अभी इसमें फॉरफिचर में ना एक टॉपिक रह गया आपका, वो कैसे, जब अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो और फिर फॉरफिचर का केस बनता है, देन तब हम कैसे करेंगे। तो ये हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। पहले आप ये वाला टॉपिक अच्छे से कर लो, आपकी बुक में जो भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कोई क्वेश्चन नहीं आता आप मुझे बताओ, मैं एक्सप्लेन करूंगी 1 बाय 1। ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा है, अच्छी लगी है हमारी ये प्लेलिस्ट जो हम आप लोगों के लिए रेडी कर रहे हैं। तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए, और अपने कमेंट्स, अपनी फीडबैक और अपने सजेशंस प्लीज आप हमें बताइए, डेफिनेटली हम उनके ऊपर काम करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।